नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका ने जिस कासिम सुलेमानी को मार गिराने का दावा किया था, क्या उसी कासिम सुलेमानी की इस जंग में दोबारा एंट्री हो रही है? मिडिल ईस्ट के समंदर में अमेरिका की उल्टी गिनती चालू है। ट्रंप और अमेरिकी सेना का कलेजा एक बार फिर दहशत से कांप रहा है। अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर मिडिल ईस्ट के सुलगते समंदर तक सिर्फ एक ही नाम का खौफ है, कासिम सुलेमानी। अब आप कहेंगे कासिम सुलेमानी को तो अमेरिका ने मार दिया। यह बात डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं और ईरान भी इस बात पर मुहर लगा चुका है। लेकिन ईरान के इस कासिम सुलेमानी का असली नाम है अहमद वाहिदी, जिसे ईरान का नया खूंखार सुलेमानी कहा जा रहा है। एक ऐसा कमांडर, एक ऐसा जनरल जिसका नाम सुनते ही अमेरिका और इजराइल सोच में पड़ जाएं। साल 2020 का वो मंजर याद कीजिए जब अमेरिका ने महीनों की जद्दोजहद, प्लानिंग, साजिश के बाद IRGC के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को धोखे से मार गिराया था। अमेरिका ने जश्न मनाया, क्रेडिट लिया। पेंटागन ने सोचा कि ईरान की रीढ़ तोड़ दी। लेकिन जिस तरह से आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद मुश्तबा खामनेई और ज्यादा सख्त और ज्यादा खूंखार ईरान के सुप्रीम लीडर बने, ठीक इसी तरह यह भी अमेरिका की बड़ी भूल साबित हुई। और इस बार अमेरिका जिसे अपनी जीत समझ रहा था, अब एक नए बारूदी जंग की शुरुआत है। मुश्तबा ने पर्दे के पीछे से एक नया सुलेमानी तैयार कर लिया, जो पहले के कासिम सुलेमानी से कहीं ज्यादा खूंखार, शातिर और बेरहम माना जाता है। वैसे तो पिछले कई महीनों से अमेरिकी सेना गल्फ ऑफ ओमान में लश्कर लेकर बैठी है, ईरानी चक्रव्यूह के आगे बेबस खड़ी है, एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। और अब मुश्तबा ने सुलगती हुई खाड़ी में जंग के मैदान में सीधे अहमद वाहिदी को उतार दिया है, यानी कासिम सुलेमानी 2.0। ईरान के सैन्य कमान में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। वाहिदी IRGC के नए कमांडर नियुक्त कर दिए गए हैं। वाहिदी को मेजर जनरल का पद दिया गया है। सेना के नए चीफ ऑफ स्टाफ बन गए वाहिदी। कौन है वाहिदी? अमेरिका के हिट लिस्ट में अहमद वाहिदी कासिम सुलेमानी के बेहद करीबी थे वाहिदी। और वाहिदी को आज न सिर्फ CIA बल्कि मोसाद भी ढूंढ रही है, क्योंकि वाहिदी का कंट्रोल न सिर्फ IRGC पर है बल्कि ईरान की आर्मी पर भी बहुत स्ट्रांग है। नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का समर्थन है अब्बास अराक्ची और गालिबाफ से ज्यादा प्रभावशाली है। शाह पहलवी के खिलाफ आंदोलन में शामिल थे पहलवी और वाहिदी, और 1979 में IRGC की स्थापना के समय इसमें शामिल हुए। 1988 और 1997 तक IRGC के कुद्स फोर्स के पहले कमांडर रहे। 2009 से 2013 के बीच ईरान के रक्षा मंत्री रहे। 2021 से 2024 के बीच गृह मंत्री भी रहे वाहिदी। यानी अहमद वाहिदी के जंग के मैदान में उतरते ही ये जंग अमेरिका के लिए अब और ज्यादा घातक और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं। यह नया कमांडर सिर्फ रणनीति नहीं बनाता, कहते हैं इसके DNA में जंग शामिल है, वो भी गुरिल्ला वॉरफेयर। वाहिदी की इस एंट्री ने अमेरिका की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। पेंटागन में बंद कमरों में चर्चा सिर्फ इस बात की है कि कासिम सुलेमानी से तो निपट लिए, अब एक कासिम सुलेमानी 2.0 का क्या करें। इधर ईरान का एक खतरनाक प्लान भी डिकोड हुआ है कि ईरान अब केवल अपना बचाव नहीं करेगा, दुश्मनों के खिलाफ बड़े हमलों की तैयारी करेगा, ट्रंप पर मैक्सिमम प्रेशर बनाने की रणनीति पर काम करेगा, आर्थिक दबाव बनाने और मुआवजे की मांग करेगा। वाहिदी के आने से परमाणु नीति और आक्रामक हो सकती है। सैन्य परमाणु क्षमता बढ़ाने पर वाहिदी का हमेशा से जोर रहा है। जो बात कासिम सुलेमानी का मानना था कि ईरान को परमाणु ताकत होना चाहिए, उसी तरह वाहिदी का भी यही मानना है कि ईरान को एक न्यूक्लियर पावर होना बहुत जरूरी है। और वाहिदी अंदरूनी विद्रोह को कुचलने के लिए, खत्म करने के लिए बहुत कुख्यात हैं।
वो माहिर माने जाते हैं। 2022 में महसा अमीनी की मौत के विरोध प्रदर्शन को दबाने में जो सबसे मुख्य नाम था वो अहमद वाहिदी का ही था, और इस वजह से अहमद वाहिदी यूएस के मोस्ट वांटेड लिस्ट में आए, और न सिर्फ लिस्ट में आए बल्कि अहमद वाहिदी को यूएस ने बैन कर दिया। तो जाहिर है इस बार ईरान एक और कासिम सुलेमानी ले आया है, पहले से ज्यादा खतरनाक कासिम सुलेमानी। सवाल यह है कि जो व्यक्ति इतना अग्रेसिव है उसके सामने डोनाल्ड ट्रंप की नई रणनीति क्या होगी, और मिडिल ईस्ट के जंग का नया आयाम क्या होगा, और वाहिदी के एंट्री से, वाहिदी को इतना एम्पावर कर देने से इसका इंपैक्ट क्या होगा। बातचीत करने के लिए विशेषज्ञों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। फिरोज मीठीपुर वाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों की जानकार। डॉक्टर भारत बरई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, अमेरिका से लाइव। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं मीठीपुर वाला जी से करूंगा, फिरोज भाई से, कि वाहिदी को इतना एम्पावर करने का मतलब क्या है, मेजर जनरल का पद देने का मतलब क्या है? जी, पहले तो थोड़ा ये बोल दूं कि ये जो खूंखार शब्द और हार्डलाइनर वगैरह वगैरह है जी, ईरान ने पिछले 200 साल से किसी को हमला ना किया है, ना करने वाला है। ये ईरान इराक जंग भी सद्दाम ने सीआईए और अमेरिका के बोलने पे की थी। तो ईरान इज नॉट द अग्रेसर हियर, वो आक्रमण नहीं कर रहा है, आक्रमण तो उस पर हो रहा है। तो खूंखार ट्रंप है, खूंखार नेतन्याहू है जिसने ये पूरी जंग करवाई, तो पहले ये स्पष्ट हो जाए। दूसरी बात है कि वहीदी का एक बहुत पुराना बैकग्राउंड है। वो एक यंग क्रांतिकारी थे जब ये पूरा उठाव शाह के खिलाफ हुआ था। 1979 और उसके बाद वो 1979 में, राइट सर। और उसके बाद वो बराबर से आईआरजीसी को बनाने में, इंटरनल इंटेलिजेंस को खड़ा करने में, क्योंकि देश तबाह हो चुका था जिस किस्म के हमला सद्दाम ने और अमेरिका ने किया था। 45 देशों का पूरा एक अलायंस था और ईरान की पूरी आर्मी कोलैप्स हो चुकी थी। उसके बाद इन्होंने संभाला था 1988 80 टू 88 वाला वॉर का उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने इंटरनल इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया, वो चीफ ऑफ इंटेलिजेंस भी रहे, और बाद में वो आईआरजीसी के कमांडर, पहले कमांडर रहे 1988 से 1997, और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस फोर्सेस रहे, प्रेसिडेंट सुप्रीम नेशनल काउंसिल रहे, बाद में मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर रहे, और अभी ये कमांडर इन चीफ बने। तो उनका एक पुराना कंट्रीब्यूशन है। और खास करके जब आयतोल्ला अली खामेनेई का असैसिनेशन जिस क्रूरता से हुआ नेतन्याहू और ट्रंप ने किया, उसके बाद अहमद वाहिदी थे जिन्होंने एक स्टेबलाइजिंग रोल प्ले किया, और आयतोल्ला मुस्तफा खामेनेई का कहा कि इनको कंटिन्यू करना चाहिए। आयतोल्ला अली मुस्तफा डेफिनेटली इंजर्ड वो टाइम पे थे, मगर उन्होंने उन्हीं को कहा कि वो बनने चाहिए, और उनके कारण एक्सेप्ट भी हुआ। तो दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि जो जनरल कासिम सुलेमानी की बात की, वो एक बहुत बड़े फिगर थे जिन्होंने इस पूरे वेस्ट एशिया के इलाके में जो रेजिस्टेंस फोर्सेस है उनको साथ में लाना, उनको मदद करनी, ये सब उन्होंने किया है। कोई प्रॉक्सी नहीं है, सबके सब एक्सिस रेजिस्टेंस के फोर्सेस है, अपने अपनी देश की आजादी लड़ रहे हैं अमेरिका और इजराइल के साम्राज्यवाद के खिलाफ। तो जो वहीदी साहब है वो आर्किटेक्ट ऑफ द एसिमेट्रिक रेजिस्टेंस की बात है, क्योंकि यहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, जेट फाइटर्स है, F-35 है, B-2 बॉम्बर्स है, तो आप कैसे लड़ोगे। तो उन्होंने जो मिसाइल ड्रोन टेक्नोलॉजी आई और जो अलग अलग गरेला किस्म की जो फोर्सेस खड़ी हुई पूरे इलाके में, आज उनके कारण है ये दोनों। और कभी भी अहमद वहीदी मतलब का एक नाम बहुत उन्होंने ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बाय ईरान, राइट? ये मतलब ये मान लिया जाए। दूसरा, आपने थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेट किया। खूंखार, अगर दुश्मनों के लिए कोई खूंखार है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। अगर कोई दुश्मनों के लिए ब्रूटल है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई होनी चाहिए। अगर आप अपने दुश्मनों के लिए खूंखार, खतरनाक साबित होते हैं तो ये तो अच्छी बात है, तो तारीफ वाली बात हुई। तपेश जी और हिमांशी जी और बरई जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, आप कुछ मेरा कह इतना रहे हैं? बोला कि खूंखार तब होते जब ये सिविलियंस को मारते हैं या बच्चों को मारते हैं, जैसे नेतन्याहू कर रहा है। डीसैलिनेशन प्लांट को उड़ाते हैं, अस्पताल को उड़ाते, स्कूल नहीं, को वो उड़ाते, तब एंटी उसको अमेरिका या फिर एंटी, वो जो जायनिस्ट कहते हैं उसको लेकर उनकी जो विचारधारा रही उसकी, उसका जिक्र मैं कर रहा था। मैं तपेश जी का रिएक्शन चाहूंगा इस पर। वाहिदी के एंट्री से क्या बदल जाएगा? कहते हैं कासिम सुलेमानी 2.0, उनका एक अपग्रेडेड वर्जन भी इनको माना जा रहा है। You're asking me? Yeah, good evening, Vivek, and जी, good तपेश evening जी to से all सवाल है। co-panelists. तो बदलने वाला ऐसा बहुत कुछ नहीं बदलने वाला है। देखिए, वाहिदी साहब जो हैं वो
1979 से, जैसे आपने बताया, 2007 तक वो उसमें रहे, IRGC में। और उसके बाद उन्होंने आई थिंक 2009 से 2013 तक डिफेंस मिनिस्टर का रोल अदा किया और भी अच्छी पोजीशंस पर रहे। उसके बाद ब्रिगेडियर जनरल बने। पर 2003 में इराक वॉर में जो भी हुआ उससे लेसन जो मिले थे, जिसके लिए इन्होंने डिसेंट्रलाइज मोज़ेक सिस्टम जो बनाया था, उसमें इनकी अहम भूमिका थी। हम्म। दूसरा, ये बाई बर्थ और बाई इन सर्विस बहुत ही हार्डलाइनर आदमी है। मैं तो वही कह रहा था, हार्डलाइनर एग्जैक्टली मेरा आदमी पॉइंट है वही था। तो हाँ। उससे उससे क्या होगा कि जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है हम्म। वो स्टॉल होता है। नाउ ही इज कंट्रोलिंग दैट। एंड हार्डलाइन होने से क्या है कि इन्होंने जो सॉफ्ट थोड़े मॉडरेट लोग थे अरागाची टाइप, उनको हाँ, साइड लाइन वो कर साइड दिया लाइन हो गए। हाँ। कि अब इंटेलिजेंस मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर कोई सिविलियन नहीं रहेगा। और उस तरह की उन्होंने की। और इन्होंने इनका थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद है, ये जो अंदर इंटरनल सर्किल्स में जो चर्चा है, वो ये हम्म। कहा जाता है कि इनके दिमाग की उपज है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखा जाए। तो जब अगर ये अब उस पावर में आ गए हैं जहां पे इन्होंने फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी और मिलिट्री तीनों चीजें टेक ओवर कर रही है। टेक ओवर करने का कारण, जैसे मैं आपको बताऊं विवेक जी, कि पहले इनकी जो नॉर्मल मिलिट्री है अर्तेश और IRGC दोनों पैरेलल होती थी। अब उसका अर्तेश जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो गई है और अब IRGC एक्चुअली द मेन आर्मी बन गई है। वो उसका बेसिकली एक कह लीजिए ना, एक एक हाथ में 5 उंगलियां तो एक कन्नी उंगली, बस वो आर्मी रह गई है और IRGC हैज टेकन ओवर। तो जहां फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, आर्मी एक्शंस, न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम जब ये बंदा कंट्रोल करेगा, तो आने वाले दिनों में, मैंने पहले भी एक बार बोला था कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश कम रह जाएगी। और अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो ईरान विल आल्सो लूज आउट ऑन देयर फ्रेंड्स। एंड ये शायद ईरान के हित में ना हो आगे के लिए। जी, मतलब डिप्लोमेटिक चैनल लॉस होगा और वॉर फ्रंट ज्यादा अग्रेसिव होगा। हिमांशी जी और बराई साहब का रिएक्शन लो। हिमांशी जी, आपका टेक क्या है इस पर? नमस्कार, जय हिंद। मेरा जय विजन हिंद। ये है कि सिर्फ वाहिदी को ही नहीं बल्कि पूरे कमांड स्ट्रक्चर की रीस्ट्रक्चरिंग हुई है। यानी कि जो बसीज और ये जो आंतरिक जो वहां पर संघर्ष हो रहा था उसको कुचलने का ये बहुत बड़ा औजार है। दूसरा, अब अमेरिका को एक सिग्नल दिया जा रहा है कि नाउ वी आर रेडी टू चैलेंज यू, वी डोंट वांट योर स्टूपिड डिप्लोमेसी जिसमें आप हमें बार बार धोखा देते हैं। और इससे एक और चीज हुई है कि मोस्तफा साहब के होने पे जो लोग शक कर रहे थे, उनका जो कमांड की कंट्रोल में है, चीजें नहीं है, वो अदृश्यता इससे खत्म हुई है। और देखिए, जो मुआवजे की बात अमेरिका अब करने लग गया है, वो इसीलिए करने लग गया है क्योंकि अमेरिका को समझ में आ गया है कि अब जो है ईरान जंग करेगा। और एक और चीज है, देखिए, वाहिदी साहब है ना जो कासिम सुलेमानी के गुरु हैं, यानी कि अब गेम में चेला नहीं गुरु बैठेगा, क्योंकि इंटरपोल के द्वारा भी वो वांटेड है। जो ब्रूनो सायर्स में जो हमले हुए थे उसके भी इन्होंने स्ट्रक्चरिंग की थी और कुड्स फोर्सेस जो है उन्होंने बनाया था। जब युद्ध होता है तो आपको असर्टिव होने की आवश्यकता होती है। इस समय शांति की बात तब अच्छी लगती है जब अमेरिका की तरफ से शांति की पहल हो रही हो। अगर आपका शत्रु आपको बार बार धोखा देता है तो शठे शटायम समाचरेत, बड़ी सिंपल सी बात है। और इस समय हमें लगता है कि अगर इस युद्ध को खत्म करना है तो आर या पार की लड़ाई ही चाहिए। अमेरिका बहुत झूठ बोल, माइंड स्वीप कर दिए हमने, हॉर्मुज पे हमारा कंट्रोल है, और उसने जो ये 3 जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको साथ में लाके खड़ा किया है। ये किस लिए हो रहा है कि आगे जाके शिया और सुन्नी के विभाजन को और ज्यादा बढ़ाया जा चुके। देखिए, ईरान जैसा देश जो उसके इतने सुंदर दमिश्क रोज होते हैं जो काबा पे चढ़ते हैं, उसका जो गुलाब जल से काबा को धोया जाता है, इतनी खूबसूरत चीजें जिस देश में होती है, कभी ईरान जाके देखिएगा, बड़ा खूबसूरत देश है। उसके बारे में वेस्टर्न मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है, तो मुझे लगता है इस समय ये जो स्ट्रक्चरिंग हुई है, वो उस स्ट्रक्चरिंग के जो जवाब है उनको कि हम अब तैयार हैं, तुम्हारे ये ढकोसले, तुम्हारा ये ड्रामा, तुम्हारे ये झूठे जो वादे हैं मतलब या झूठे जी, क्लेम्स मतलब हैं, जी, वो नहीं चाहिए। मतलब जी, ईरान इंटरनल तैयारी में लगा हुआ है। ये अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी खबर नहीं है। भारत बराई साहब, आप कैसे देख रहे हैं? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर? देखो, अमेरिका ऐसा सोच रहा था। पहले मैं आपको बताऊं कि ईरान बहुत होशियार है। ये आयतोला रेजिम में ईरान की प्रजा, ईरान की संस्कृति और आयतोला रेजिम दो में फर्क बड़ा है। ये आयतोला रेजिम इज़ अ कलेक्टिव डिक्टेटरशिप, जैसे चाइना में है कम्युनिस्ट पार्टी की कलेक्टिव डिक्टेटरशिप, जैसे अभी रशिया में भी हो गई है पुतिन की कलेक्टिव लीडरशिप, वो भी ईरान में है। और उसका बड़ा विक्टिम
उसकी प्रजा है। अब आप देखिए ईरान ने क्या किया है। लेबनान में 30% हूथी है, 30% हज़बुल्ला है जो शिया है। वहाँ की सरकार है, चुनी हुई सरकार है, उसको कोई मानता नहीं, अपने बैठ गए हैं। हमेशा इजराइल पर हमले करते थे, रॉकेट फायर करते थे। दूसरी बार आप यमन में देखो, यमन में शियाओं की बस्ती 35% तो हूथी है। वो अपने ही मुस्लिम भाइयों से, सुन्नियों से लड़ते हैं। अब देखो कहाँ भी इराक में 50% शिया है, 25% सुन्नी है, 25% दूसरे। तो वहाँ भी अपने आदमियों को डालकर सऊदी अरेबिया पर, कतार पर, यूएई पर हमले करवाते हैं। तो हाँ बोलते हैं कि नहीं ईरान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया, ईरान ने सबके पर आक्रमण किया, लेकिन अपने प्रॉक्सी से। वो खुद अपने जंग में नहीं गए। और ईरान ने जब इजराइल के साथ लड़ाई किया गत साल, सीधी बात हुई जून 25 में, तब उनको मालूम पड़ा कि उन्होंने 300 मिसाइल छोड़े लेकिन हार्डली एनी डैमेज हुआ। अभी भी वही चल रहा है। अब आप जो बात करते हैं वही दीदी, हाँ वो हार्ड लाइनर हैं। और दूसरे जो है, आपने बताया नहीं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल में अपॉइंट किया है जनरल रजी, जो पहले आईआरजीसी के कमांडर थे, तो हाँ वो दिखता है कि जो हार्ड लाइनर हैं वो सत्ता पर आए हैं। लेकिन वो हार्ड लाइनर अपने मशीन गन से जनवरी फरवरी में जितने हजारों लोगों को मार डाला, फिर भी अभी मार डालेगा, लेकिन उनको खाना नहीं दे सकेगा, उनको पैसा नहीं दे सकेगा। अब देखो इराक में उनकी ऑयल एक्सपोर्ट बंद हो गई, तो उन्होंने अपने सरकारी कर्मचारियों और इराकी आर्मी को पगार नहीं दिया है, तनख्वाह। और ईरान में भी हो रहा है कि अब $1 बराबर 1,66,000 रियाल उसके करेंसी की वैल्यू हो गई है, कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये अमेरिका, ट्रम्प साहब ऐसा चाहते हैं कि ये नेवल ब्लॉकेड से उनके पर इकोनॉमिक प्रेशर आएगा। उनके एक्सपोर्ट तो जो ऑयल थी वो तो बंद हो गई है, नेचुरल गैस वो बंद हो गई है। तो खाने के लिए क्या करेगा? 9 करोड़ लोगों के लोग कैसे जॉब देंगे, खिलाएंगे? ईरान तो और अग्रेसिव बिहेवियर ले रहा है ना, उसने तो अहमद वाहिदी को लाकर सामने रख दिया आपके। अब आप क्या करेंगे? हाँ ला दिया, लेकिन वो क्या गया भाई थी, वो हार्ड लाइन लेगा, वो समाधान नहीं होने देगा, वो पजेश्कियन को नहीं सुनेगा, अपने विदेश मंत्री अरगाची को नहीं सुनेगा, लेकिन वो करेगा क्या? मेरी बात सुनो। तो आप अब्बास अरागची को आप कहां सुन रहे हैं? आप उनको कहां सुन रहे हैं? पजेश्कियन को कहां आप सुन रहे हैं? आपने तो किसी को नहीं सुना। अगर आपने इनको सुना होता तो शायद इतने हमले ना हुआ होते, या पहले अटैक के बाद शायद डिप्लोमेसी में बातचीत हो गई होती। बातचीत तो बैक चैनल से चल ही रही थी। मैं बताऊं विवेक जी, इतने अमेरिका के कई जहाज नेवल ब्लॉकेड कर रहे हैं, ठीक है? ईरान ने एक पर भी अटैक नहीं किया। किसी अमेरिकी जहाज पर अटैक किया। वो जो सिविलियन कार्गो शिप होते हैं, ऑयल टैंकर होते हैं, उसको पर छुप छुप के अटैक करता है। लेकिन अमेरिका के जो दरियाई जहाज है, एक पर भी अटैक नहीं किया। क्यों? जानता है कि क्या होगा? नहीं, आई थिंक हमले हुए हैं, लेकिन उनका डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम शायद उन्नत है, टेक्नोलॉजी है, अत्याधुनिक है, तो उन्होंने उन हमलों को रोका है। आपको फिरोज जी कुछ कहना चाह रही है? फिरोज जी। जी नहीं, देखिए ईरान को डिक्टेटरशिप बोलना, उनका एक अलग पॉलिटिकल सिस्टम है, चाइना का एक अलग है, पुतिन रशिया का अलग है। ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। डिक्टेटर तो इनके प्रॉक्सी बैठे हैं, सऊदी, कतार, ये सब डिक्टेटर है। उनको एक कभी बोलते नहीं। जहां से आईएसआईएस अलकायदा को फंडिंग होती है और जोलानी को सीरिया में बिठाया है, ट्रम्प के उसके साथ हाथ मिलाया है। तो ये आतंकवाद की जो बात करते हैं उनको पता ही नहीं वो क्या बोल रहे हैं। सीआईए सबसे बड़ा आतंकवादी है, मोसाद सबसे बड़ा आतंकवादी है। एक वो बात। दूसरी बात कि ना उनको हिजबुल्लाह समझ में आता है, ना उनको यमन समझ में आता है। ये जो जैदी है, वो जो नॉर्थ यमन में है, उनका 1000 साल की परंपरा रही है। सऊदी का दमन था और सऊदी के खिलाफ वो संघर्ष हो रहा है, ठीक है? और अंदर 80% जनता एक है, सुन्नी, जैदी, शिया सब एक है। पूरा यमन पे एक सेशन आपको लेना चाहिए विवेक जी, बहुत इंपॉर्टेंट यमन को समझना। तो उसके साथ ये भी बोलूं कि बेसिकली प्रॉब्लम तो अमेरिका की तरफ से आ रहा है ना। आक्रमण उन्होंने किया था, हॉर्मुज खुला था, आज हॉर्मुज बंद हो चुका है। और ईरान का क्या बोलना है कि सैंक्शन हटाओ, मेरे जो पैसे तुमने लेटे वो वापस दो और रिपेरेशंस की बात करो। लेबनान पे जो बेसिकली डिप्लोमेटिक चैनल को अगर वीक करने की बात आ रही है फिरोज भाई, एमओयू जो साइन किया था, क्यों साइन किया था? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, डिप्लोमेटिक चैनल को वीक करने की जो बात आ रही है,
तो अगर आपने पेजेश्कियन की बात, अगर आर्ची की बात सुनी होती और बैक चैनल से जो डिप्लोमेसी चल रही थी आपने उसको आगे जाने दिया होता तो वाहिदी आगे फ्रंट पर नहीं आते 6 महीने के बाद। Exactly. तो वाहिदी को फ्रंट पर लाने की जिम्मेदारी भी तो अमेरिका की है। एग्जैक्टली जी जी। नहीं तपेश, So the point is कि तपेश जी, विवेक जी, ये जो हम ईरान के जानकार या ईरानियन लोग जब ये प्रॉक्सीज की बात करते हैं ना तो लाफेबल है। ये सबको पता है कि ईरान ने कितने, किसी भी रीजन की वजह से हो, उनका इजराइल से दुश्मनी है, किसी की वजह से, सारा प्रॉक्सी मिडिल ईस्ट में जो है मेजर ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं सब ईरान सपोर्टेड है। इवन इस आदमी ने, वाहिदी ने, जब 2024 में हिजबुल्लाह को पूरी तरह से ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था इसराइल ने, तब वहां से 110 ऑफिसर्स वगैरह भेजे गए थे और कुछ सैनिक भी भेजे गए थे। वहां पे भी उन्होंने ये मोज़ेक सिस्टम अप्लाई किया और उसके बाद उसको दोबारा से खड़ा किया। उनको मतलब इंटरनल रिपोर्ट्स थी कि उनको मिसाइल हथियार सब सप्लाई किए गए। तो अब अमेरिका अपने प्रॉक्सी बिठा रहा है और ईरान नहीं कर रहा, तो कोई दूध का धुला नहीं। ना मैं कह रहा ईरान दूध का धुला है, ना अमेरिका दूध का धुला है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।